गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन। मैं प्रवीण मिठा। चलिए क्लास की शुरुआत परमात्मा स्मृति से। सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजनों, परम पिता परमात्मा और अपनी मातृभूमि का वंदन करते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट्स, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि मैम केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है। अब केमिस्ट्री मुश्किल क्यों लगती है, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़े टाइम बाद वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर कदम कदम आगे बढ़ेगा, भागेगा, दौड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें केमिस्ट्री के बेसिक्स तो क्लियर नहीं होते और हम सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अब बच्चे ने जन्म लिया है, हम सीधा उसको खड़ा कर देंगे बिना कुछ सिखाए तो क्या होगा? धड़ा। यही हमारे साथ केमिस्ट्री में होता है और हम निराश हो जाते हैं। तो आइए आज हम, अगर आप केमिस्ट्री के जीरो से हीरो बनना चाहते हैं और यदि आप केमिस्ट्री के फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचना चाहते हैं, तो आइए हम कदम कदम चलना सीखेंगे। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको केमिस्ट्री में चलना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से चालू करूंगी, ये चीजें आप कोई भी क्लास में है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कॉलेज, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री, कंपटीशन एग्जाम, जीके और जनरल साइंस जहां आता है वहां सबके लिए उपयोगी है। इसलिए आप इन छोटी छोटी वीडियोस को, मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगी, कुछ दिन हम बेसिक्स करेंगे, तो आपके लाइफ में भी हमेशा ये चीजें काम आएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और डेली एक वीडियो जरूर देखना। ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे, हम बड़े आराम से चलना सीखेंगे। और जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो परिवार वाले कितने खुश होते हैं। तो जब आप केमिस्ट्री में चलना सीखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? शुरू से शुरुआत में तो केमिस्ट्री क्या है? हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, वो मैटर है और मैटर की स्टडी को ही केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, एवरीथिंग इज पदार्थ, भौतिक व रासायनिक गुणों, धीरे धीरे समझेंगे ये भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुणों, उनके संगठन, कैसा वो बना है, किस प्रकार की, उसके अंदर क्या क्या अवयव है, उसकी संरचना, वो अवयव कैसे व्यवस्थित है और उसमें होने वाले, अगर हम उसको कोई रासायनिक क्रिया कराते हैं, हवा में खुला छोड़ते हैं, जलाते हैं, ताप में रखते हैं, तो उसमें क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं या क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इस सारी स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये केमिस्ट्री जो है, इस मिस्र में बहुत केमिस्ट्री पर काम होता था। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, कितनी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगी कि पुराना नाम था मिस्र देश का कीमिया, और जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। वहां पर जो सॉल्यूशन पर, विलयनों पर, पदार्थों पर, तत्वों पर, मिश्रणों पर काम करते थे, उन वैज्ञानिकों को कहा जाता था कीमियागर। भले वो वैज्ञानिक हो या ना हो, मतलब उनको वहां वैज्ञानिक ही समझते थे, रासायनिक वैज्ञानिक समझते थे, उनको कीमियागर कहा जाता था। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कीमियागर किस बात पे खोज करते थे। इन कीमियागरों की 3 तमन्नाएं थी। एक तो वो चाहते थे कि हम कोई ऐसी चीज बना लें जो सोने जैसी हो, कम कीमत से भी कीमती चीज। दूसरा, वो ऐसा एक द्रव चाहते थे जो इंसान को अजर और अमर बना दे। अजर यानी कि इंसान बूढ़ा ना हो और अमर यानी कि मरे ना। तीसरा, वो चाहते थे कि कोई वो ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा विलायक बना ले जिसमें सब चीजें डिसॉल्व हो जाएं। अब आपको लगता है कि पानी में सब कुछ डिसॉल्व होता है, लेकिन नहीं। पानी एक अच्छा विलायक है, लेकिन सर्वत्र विलायक नहीं है कि इसमें सब कुछ घुल जाए।
बहुत सी चीजें हैं, पेंट है, घी है, वसा है। अभी आप ये कोरोना का सुन रहे हैं, है ना, साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं, लेकिन क्योंकि कोरोना क्या है, कोरोना एक वसा का निर्जीव पिंड है, वो कोई सजीव वस्तु नहीं है। तो पानी से कोरोना खत्म नहीं होता, बिकॉज वो एक वसा है। वसा पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए उसको साबुन से धोएं या अल्कोहल से धोएं, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 उनकी तमन्नाएं थी, इस पर वो काम करते थे, वो कीमियागर। इसके बाद हम चलते हैं कि केमिस्ट्री का जो जनक किसको कहा जाता है, तो एंटोनी लवोशिए, जिसको केमिस्ट्री का जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है या केमिस्ट्री का जनक कौन है। एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए, ये इसका पूरा नाम था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या है। बात शुरू करते हैं द्रव्य से। व्हाट इज मैटर, द्रव्य किसे कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें जिनको हम देख पाते हैं वो सभी कुछ द्रव्य है। इवन ह्यूमन बॉडी भी द्रव्य की बनी हुई है। हमारे आसपास यदि हम इस रूम में कहें कि गैस भरी हुई है, वो भी द्रव्य है। ये मेरे हाथ में पेन है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, वो भी द्रव्य है। मैंने एक बहुत अच्छी क्लास अटेंड की थी, उसमें टीचर ने बिस्किट खाया, पानी पिया और सांस लिया और कहा कि मैंने 3 तरह के द्रव्य खा लिए। वो 3 तरह के द्रव्य कौन से हैं, अभी आगे चलते हैं। तो पहले द्रव्य क्या है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास, यानी कि जो भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। 2 प्रॉपर्टी जिसके अंदर है वो सब कुछ द्रव्य है। जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको द्रव्य कहते हैं। अब ये द्रव्य की जो है मुख्य आजकल 5 अवस्थाएं बताई जा रही हैं, लेकिन हमको 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़े हैं। तो ठोस की 3 अवस्थाएं हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इन 3 अवस्थाओं को हम भिन्न भिन्न कैसे पहचानेंगे। कुछ बच्चे द्रव्य और द्रव में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव्य तो सभी हैं, लेकिन उनकी 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। हम ये 3 बातें कौन सी लेकर के चलेंगे। एक तो हम लेकर चलेंगे आकार, दूसरा हम लेके चलेंगे आयतन, तीसरा हम चलेंगे संपीड्यता और चौथा हम चलेंगे कि तरलता है या नहीं है, यानी कि बहती है या नहीं बहती है, और फिर है पात्र को भरने का गुण। इन बातों पर पे हम ठोस, द्रव और गैस को समझ सकते हैं। वैसे तो आप सब कहेंगे, पहचान जाएंगे कि ये पेन ठोस है, पानी द्रव है और जो है इस कमरे में भरी हुई हवा है वो गैस है। पहले हम इस देखते हैं ठोस के अंदर, ठोस की बात करते हैं, एक एक करके हम चलेंगे। तो ठोस के अंदर आप सब जानते हैं कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ठोस की। ठोस का आकार निश्चित है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखाते ही आपको होगा इसका आकार क्या है, बेलनाकार है। ये दिखाऊंगी आपको होगे क्यूबॉइड है, फिर आपको ये दिखाऊंगी आप तुरंत कहेंगे गोल है। लेकिन तो हम ठोस की बात करते हैं, इसका एक निश्चित आकार होता है। फिर मैथ्स में अलग अलग फॉर्मूले हैं कि घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, क्यूबॉइड का कैसे ज्ञात करते हैं। उन फॉर्मूलों से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसका आयतन जितनी बार भी ज्ञात करेंगे हर बार सेम आएगा, तो इसका मतलब ठोस का निश्चित आयतन भी होता है। फिर आती है संपीड्यता। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, दबता है नहीं, आप इसको कितना दबाएंगे, नहीं दबता, तो इसके अंदर संपीड्यता का गुण नहीं होता। तरलता यानी कि बहने का गुण, वो भी आप सब जानते हैं, इसमें नहीं होता। फिर है पात्र को भरने का गुण। यदि मैं इसको किसी कंटेनर में रख दूं तो क्या ये उस कंटेनर को भर देगा, नहीं। इसका तो निश्चित शेप है, निश्चित वॉल्यूम है उस कंटेनर के अंदर। मान लो मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ इसको,
तो भी ये वैसा का वैसा रहेगा, तो इसके अंदर पात्र को भरने का गुण नहीं है। अब हम बात करते हैं द्रव की। क्या पानी का कोई आकार है? पानी की बात करते हैं, गाना भी है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो लगे उस जैसा। तो पानी क्या है, जिस पात्र में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। अब मेरे पास ये बॉटल में पानी है, इसको मैंने ग्लास में डाला तो ये इसने ग्लास की शेप ले ली। अगर मैं इसको किसी और कंटेनर में डाल दूंगी तो ये इसकी शेप ले लेगा। तो इसकी कोई भी निश्चित आकार नहीं है, जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार लेता है कोई भी द्रव। दूसरा है आयतन। तो बच्चों क्या आयतन निश्चित होता है, जरा सोचिए। अब आप देखिए मेरे पास इतना पानी है, नोट कर लीजिए आप, ग्लास से थोड़ा सा कम है। क्या मैं इसको इस पात्र में डाल दूंगी तो ये पानी कम हो गया? नहीं। अगर मैं इसको वापस डालूं तो देखिए ये पानी उतना का उतना ही है, यानी कि इस पानी का या किसी भी तरल का आयतन निश्चित होता है। फिर आती है संपीड्यता, वो भी इसमें नहीं होती। फिर होती है तरलता, बहने का गुण। तो हरेक इसका नाम, द्रवों को तरल भी कहा जाता है, फ्लूइड भी कहा जाता है, तो इसके अंदर तरलता का गुण होता है। फिर है पात्र को भरने का गुण, कि यदि मैं इस पानी को इस कंटेनर में पलट रही हूं तो ये भरा हुआ ग्लास था, क्या ये भर गया? नहीं भरा, क्योंकि इसका आयतन तो निश्चित था, ये पात्र को नहीं भरता, तो वो भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तीसरी बात हम चलते हैं गैस की। सबसे पहले तो बच्चों को ये भ्रांति रहती है, मैंने बताया था कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान है जो स्थान घेरता है। अभी आपने देखा इस पानी ने भी इतना स्थान घेरा, इस ठोस को भी रखने के लिए जगह चाहिए। तो गैस के बारे में बच्चों को दिक्कत रहती है कि क्या द्रव गैस भी स्थान घेरती है? बच्चों एक पिचका हुआ गुब्बारा है आपके पास, आप एक मुट्ठी में 10 गुब्बारे भर लेंगे, लेकिन क्या उन गुब्बारों में हवा भरने के बाद आप अपनी मुट्ठी में 10 गुब्बारे भर लेंगे? नहीं, क्योंकि जब गुब्बारे में हवा भर देती हैं तो वो हवा स्थान ग्रहण कर लेती है। दूसरी बात कि क्या द्रव्यमान होता है, इसके लिए भी बहुत सिंपल है। आप 10 गुब्बारे बिना भरे हुए तोल लें, वही 10 गुब्बारे हवा से भर के तोल लें, तो द्रव्यमान में अंतर आएगा, यानी कि गैसों में भी द्रव्यमान होता है। अब इन गुणों पर चलते हैं। आकार, किसी भी गैस का कोई भी आकार नहीं होता। आयतन, अगर आप यहाँ पर एक सेंट की शीशी खोल दें या कोई भी गैस की शीशी खोल दें तो उसको जितना स्थान मिलेगा सारा वो ग्रहण कर लेगी। पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है। क्लियर कर लेंगे, पानी मैंने भरा था इस पात्र में, ये पानी का आयतन है, लेकिन इसी बंद पात्र में यदि मैं गैस इतनी भर देती तो हम उस गैस का आयतन इतना नहीं कहते। इस पात्र का आयतन ही वो गैस का आयतन है, क्योंकि वो इस पात्र के अंदर पूरी फैल जाती है, तो इसका कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। आकार निश्चित, आयतन निश्चित। ठोस का, द्रव का आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित। इसका ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। संपीड्यता का गुण गैसों के अंदर होता है। जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो दबा करके भरी जाती है, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो घरेलू गैस हो या किसी और प्रकार की फैक्ट्रियों में गैसेज होती हैं तो उनको दबा करके भरा जाता है। और फिर है तरलता, तरलता का गुण भी इनमें होता है। और पात्र को भरने का गुण, तो अगर हम किसी गैस को इस पात्र में डालेंगे तो चाहे वो गैस संपीड़ित करने पर इतनी हो लेकिन वो पूरे पात्र को भर लेगी। पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है, तो ये गुण भी गैस के अंदर होता है। तो ये है ठोस, द्रव और गैस। अब हम इन गुणों को आप पानी को देख सकते हैं, पानी तीनों ही रूपों में पाया जाता है। यदि पानी को हम टेम्परेचर कम कर दें तो बर्फ बन जाता है, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो वाष्प बन जाता है। तो ये ठोस, ये द्रव और ये गैस तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है। तो ठोस, द्रव, गैस को हम एक दूसरे में ताप के द्वारा परिवर्तन भी कर सकते हैं। ताप अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाए तो तरल का ठोस बन जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाए तो वो गैस बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये ठोस, द्रव, गैस में बेसिक अंतर किस कारण से होता है। तो यहां हम फिर से 2-3 बातों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना हुआ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 3 बातों की कि उन कणों के मध्य
दूरी कितनी है, दूसरा उन कणों के मध्य आकर्षण बल कितना है, और तीसरा उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बच्चों जो ठोस होते हैं उनके अंदर कण टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, एकदम से टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है कणों के मध्य, चाहे वो किसी भी प्रकार के कणों के बने हैं। और जब आकर्षण बल अधिक होगा, वो अपने स्थान पर बंधे रहेंगे, तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, उनके अंदर मोबिलिटी नहीं होती। एक गुण और बताना है कि ठोस अपने ही स्थान पर रहते हैं, तरल बह जाते हैं, और गैसों के अंदर तो विसरण का गुण होता है, वो तो दूर दूर तक फैल जाती हैं उनके कण। अब बात करें द्रव की, तो इससे थोड़ा कम होता है, इसके अंदर ये कणों के मध्य दूरी तो अधिक होती है, लेकिन जो टाइटली पैक्ड है वो कम होते हैं, थोड़े थोड़े लूज पैक होते हैं, थोड़ा सा लूज होते हैं। अब इनके अंदर आकर्षण बल जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए ये बहते हैं, और इनकी गतिज ऊर्जा थोड़ी सी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, अब बात आती है गैस की। गैसों के अंदर कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक, ठोस से भी अधिक और द्रव से अधिक कण दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल जितनी दूरी अधिक होगी कम, और ये कहते हैं कि नगण्य के बराबर, लगभग ना के बराबर आकर्षण बल होता है, और इनकी गतिज ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है, कण बहुत ज्यादा ऊर्जा में रहती हैं। अब आपको इस समझने के लिए मान लीजिए मेरी उंगलियों के पोर हैं जो वो कण है। अब ये ठोस के कण तो ऐसे हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड, आपस में बंधे हुए, ये कहीं भी जा नहीं सकते, इनकी फिक्स शेप होगी, अगर ये कहीं गति भी करेंगे तो अपने ही स्थान पर कंपन करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव थोड़े से यूं है। अब ये द्रव हल्के हल्के गति कर सकते हैं, मोबाइल है, इनके कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी है, आकर्षण बल थोड़ा कम है। अगर हम गैस की बात करें तो ये कोई कण कहीं है, कोई कहीं है, पागलों की तरह से क्रोधित होकर अत्यधिक ऊर्जा से घूम रहे हैं, ये है गैस। और ना कोई आकार ना कोई आयतन, जितना स्थान मिल गया उसके अंदर ये कण घूम रहे हैं, उनके अंदर कोई आकर्षण बल नहीं है, कोई क्लोज पैकिंग नहीं है, और ये स्वच्छंद घूम रहे हैं। इस स्वच्छंद घूमने को कहते हैं विसरण। तो गैसों के कणों के अंदर विसरण की गति बहुत ज्यादा होती है, इनकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा है, गति कर रही हैं, इसीलिए ठोस के कण गति नहीं करते, वो अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। द्रव के कण थोड़ा गति करते हैं, और गैसों के कण तो बहुत ज्यादा गतिशील है, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल नगण्य है। अब आगे बच्चों देखो, सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है, मटेरियल क्या है, इसको हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आप घर पे सोचना कि मैंने आपको कहा है कि ठोसों के अंदर संपीड्यता का गुण नहीं होता, दबते नहीं। आप एक स्पंज का टुकड़ा लेना, उसको दबा के देखना, फिर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वो दबता है कि नहीं, और यदि दबता है तो क्यों। दूसरा मैंने कहा है कि जो ठोस होते हैं वो फ्लूइड नहीं होते, तरल नहीं होते। आप नमक लेना, आजकल फ्री फ्लो नमक आता है, फ्री फॉल शुगर आती है, आटा है, आप उसको बहा के देखना कि वो बहता है कि नहीं। अगर आपको बहता हुआ लगता है तो क्यों। और द्रव्य की जो 5 अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 मैंने आपको बताई हैं, बाकी 2 कौन सी हैं। तो ये 3 आज के लिए आपका होमवर्क है। तो अपन फिर नेक्स्ट बेसिक्स लेकर के आगे चलेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना, तो अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब कुछ दिन हम ये बेसिक्स लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे।